नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का ये हमारा दूसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे अशोक की धम्म। तो यह जो है TGT, PGT, GIC, LT आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला पॉइंट आपके सामने है, अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो जो अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण है वह है अशोक की धम्म नीति। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के धम्म नीति की विशद परिभाषा किस बौद्ध ग्रंथ में दी गई है। तो यह जो है राहुलोवाद सुत्त अथवा सिगालोवाद सुत्त यानी दीर्घ निकाय में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के किस स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। तो यह दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में अशोक के धम्म की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक किस स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करता है कि कियम चू धम्मे अर्थात धम्म क्या है। तो यह अशोक दूसरे स्तंभ लेख एवं सातवें स्तंभ लेख में अशोक स्वयं से प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म मंगल की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह जानकारी जो है 9वें शिलालेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के किस शिलालेख में धम्मदान की जानकारी प्राप्त होती है। तो यह 11वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा की गई है। तो यह है 13वें शिलालेख में। अब देखते हैं अशोक की धम्म यात्रा। तो अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार अशोक के धम्म यात्रा का क्रम बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती थी। दिव्यावदान तथा B.S. स्मिथ के अनुसार अशोक की धम्म यात्रा का क्रम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती तथा कुशीनगर यह दिव्यावदान और B.S. स्मिथ के अनुसार है और अधिकांश विद्वान इनको ये स्थान मानते हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई थी। तो अशोक ने 256 रातें धम्म की यात्रा में बिताई थीं। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो यह है 13वें वर्ष में। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के धम्म प्रचार के लिए अशोक किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो जो अशोक अधिकारियों को नियुक्त की थी वह थे धम्म महामात्र की। नेक्स्ट पॉइंट, साम्राज्य के किन उच्च पदाधिकारियों को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने लगाया था। तो यह बेस्ट, राजयुक, प्रादेशिक तथा युक्त। अगला पॉइंट, धर्म प्रचार के लिए बिष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों की जानकारी किस स्तंभ लेख में प्राप्त होती है। तो यह 3 एवं 7 यानी तीसरे एवं 7वें स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त जैसे उच्च पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कितने वर्षों में करते थे। तो ये प्रति 5वें वर्ष में अपने अपने क्षेत्रों के लिए दौरा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक द्वारा नियुक्त धम्म महामात्रों का कार्य क्या था। तो उनका जो कार्य है वह है विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच के द्वेष भाव को समाप्त करना तथा धर्म की एकता पर बल देना। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूत भेजे थे। इन दूतों का विवरण किन अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो यह दूसरे तथा 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, अशोक के दूसरे तथा 13वें शिलालेख में किन दक्षिण भारत के राज्यों का विवरण मिलता है। तो इसमें चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका का विवरण प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है,
अशोक के 13वें शिलालेख में किस 5 यवन राज्यों का उल्लेख मिलता है जहां पर उसने धर्म प्रचारक भेजे थे? तो वह है स्थान सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, मग एवं सीरीन। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ हेतु भेजे गए भिक्षुक महावंश के अनुसार। तो धर्म प्रचारक और देश, तो जो मध्यंतिक हैं ये कश्मीर तथा गांधार में भेजे गए थे। महारक्षित ये यवन देश में, मध्यम हिमालय देश में, धर्मरक्षित अपरांतक में, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र में, महादेव महिषमंडल मैसूर अथवा मानधाता में। इसके अलावा जो रक्षित थे ये बनवासी उत्तरी कन्नड़ में, सोन तथा उत्तर ये सुवर्णभूमि में, महेंद्र तथा संघमित्रा ये लंका में यानी श्रीलंका में भेजे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के शासक तिस्य को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो वह है महेंद्र ने। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका के शासक तिस्य ने अशोक की कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वह है देवानाम पी की। अब देखते हैं अशोक की धार्मिक नीति। तो अशोक की धार्मिक नीति क्या है? अशोक ने अपने साम्राज्य में किस धार्मिक नीति का अनुसरण किया था? तो वह है धार्मिक सहिष्णुता की। अगला पॉइंट, किस शिलालेख में अशोक अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहता है कि सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें क्योंकि वह सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं? तो यह 7वें शिलालेख में है। अगला पॉइंट है अशोक ने किस स्थान पर आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं निर्मित करवाई थीं? तो यह जो है बराबर की पहाड़ियों यानी गया जिले में गुफाओं की निर्माण कार्य किया गया था। नेक्स्ट है अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी कल्हड़ की राज तरंगड़ी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के किस शिलालेख में सभी संप्रदायों तथा धार्मिक मतों की सारवृद्धि की बात कही गई है? तो यह है 12वें शिलालेख में। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो यह अभिलेखों से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है अशोक के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? तो अशोक के अब तक लगभग 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को किस विद्वान ने सर्वप्रथम उद्वाचन यानी पढ़ने का श्रेय दिया जाता है? तो वह है जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किस वर्ष किया था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो इसका 3 भागों में किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख में। अब देखते हैं बृहद शिलालेख। तो बृहद शिलालेख प्राप्ति स्थल, स्थिति, खोजकर्ता और वर्ष। तो जो शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, जो शाहबाजगढ़ी स्थल प्राप्ति स्थल है वह है पेशावर पाकिस्तान में है, यानी जो शाहबाजगढ़ी मिला है वह पेशावर पाकिस्तान में है। इसकी खोज जनरल कोर्ट ने कब की थी? 1836 ईस्वी में। जो मानसेहरा अभिलेख प्राप्त हुआ है या शिलालेख, यह हजारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज कनिंघम ने 1889 ईस्वी में की। कालसी अभिलेख या देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त हुई है। इसकी खोज फॉरेस्ट ने की कब? 1860 ईस्वी में। गिरनार का अभिलेख जूनागढ़ गुजरात में है। इसकी खोज कर्नल टॉड ने 1822 ईस्वी में की। धवली जो कि तोसली में है, पूरी उड़ीसा में, इसकी खोज किट्टो ने 1837 ईस्वी में की। जौगढ़ जो है जौगढ़ का शिलालेख यह गंजाम उड़ीसा में है। इसकी खोज वाल्टर इलियट ने 1850 ईस्वी में की। एर्रगुडी जो है यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है। इसकी खोज अड़घोष ने 1829 ईस्वी में। और सोपारा अभिलेख यह पालघर पूर्व में थाना महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भगवान लाल ने 1889 ईस्वी में की।
अब देखते हैं इनके लघु शिलालेख कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो जो रूपनाथ का लघु शिलालेख है यह जबलपुर मध्य प्रदेश से, गुर्जरा या दतिया मध्य प्रदेश से, सहसाराम बिहार से, भाब्रू या बैराट यह जयपुर के राजस्थान से, मास्की यह रायचूर के कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी या चित्तल दुर्ग कर्नाटक से, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, जटिंगारेश्वर जटिंग रामेश्वर यह ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, एर्रगुड़ी या कर्नूल आंध्र प्रदेश से, इसके अलावा गोबीमठ मैसूर कर्नाटक से, पालकी गुंड यह भी कहाँ से, कर्नाटक से, राजुल मंडागिरी कर्नूल कर्नाटक से, अहरौरा मिर्जा उत्तर प्रदेश से इनके लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। वहीं पर मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर तथा उड़ैगुलम के लेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखते हैं सप्त स्तंभ लेख कौन कौन से हैं। तो पहला है सप्त स्तंभ लेख सम्राट अशोक को राजाज्ञाएं अथवा प्रज्ञापन जिनकी संख्या है और जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। दिल्ली टोपरा, तो जो दिल्ली टोपरा है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी खिजराबाद जिले में टोपरा नामक स्थान पर गढ़ा हुआ था। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली लाया था। नोट देखते हैं, इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस स्तंभ लेख पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं जबकि अन्य पर केवल 6 ही मिलते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसका वाचन कर अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था। अगला है दिल्ली मेरठ, तो जो दिल्ली मेरठ लेख है शिलालेख है यह पहले मेरठ में था तथा बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया था। अगला है लौरिया अर्राज, तो यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है लौरिया नंदनगढ़, तो यह भी चंपारण जिले में ही है। नेक्स्ट रामपुरवा, यह चंपारण बिहार में है। अगला है प्रयाग, तो यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। अब देखते हैं लघु स्तंभ लेख यानी अशोक के लघु स्तंभ लेख। तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। लघु स्तंभ लेख तो प्राप्ति स्थल, स्थिति, खोजकर्ता और बस। तो जो सांची का लघु स्तंभ लेख है यह रायसेन जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सारनाथ का यह वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज R.L. स्टाइन ने 1905 ईस्वी में की। कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख यह इलाहाबाद के समीप से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज कैप्टन बर्ट ने 1834 ईस्वी में की। रुम्मिनदेई का लघु स्तंभ लेख नेपाल की तराई में मिला है। इसकी खोज फ्यूरर ने 1895 ईस्वी में की। निगलीवा लघु स्तंभ लेख यह जो है निगाली सागर नेपाल की तराई में स्थित है। इसकी खोज फ्यूरर ने 1895 ईस्वी में की। अब देखते हैं सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। नेक्स्ट है कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभों को रानी कारुआकी ने दान दिया था जिसके कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख के संदर्भ में विशेष तथ्य कौन कौन से हैं। तो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टी पैंथेलर ने की थी। टी पैंथेलर ने अशोक के अभिलेखों को कब खोजा था, तो इसकी खोज 1750 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है किस श्रीलंकन प्रशासनिक अधिकारी ने सर्वप्रथम प्रियदर्शी की पहचान अशोक के साथ की है, तो वह है जॉर्ज टर्नर ने। नेक्स्ट है अशोक के मास्की लघु अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो यह बीडल महोदय ने की थी। अगला पॉइंट है अशोक के अभिलेखों में कुल कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी लिपि हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक,
तथा ग्रीक या यूनानी। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो उनकी भाषा जो है यह प्राकृत अथवा अर्धमागधी थी। अगला पॉइंट है अशोक किस अभिलेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो यह मानचेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख में किया गया है। अगला पॉइंट है अशोक के किस अभिलेख में आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है, तो यह है लघुमान से प्राप्त 2 शिलालेख में। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के किस अभिलेख में एक साथ द्विभाषिक लिपि का प्रयोग किया गया है, तो यह है सर ए कुना लघु शिलालेख जो कि कांधार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सार ए कुना लघु शिलालेख में किन 2 लिपियों का प्रयोग साथ साथ किया गया है, तो वह है ग्रीक, यूनानी तथा आर्मेयिक लिपि का। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें खरोष्ठी तथा ब्राह्मी लिपि का एक साथ प्रयोग हुआ है, तो वह है एर्रगुड अभिलेख आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अशोक के प्रथम शिलालेख की विषय वस्तु क्या है, तो इसकी जो विषय वस्तु है वह है पशु बल का निषेध। नेक्स्ट है पशु बल निषेध की बात अशोक के किस शिलालेख में की गई है, तो है प्रथम शिलालेख में। अगला पॉइंट है अशोक के किस शिलालेख में 2 प्रकार की चिकित्सा का विवरण मिलता है, तो वह है द्वितीय शिलालेख में। नेक्स्ट पॉइंट धम्मनीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचार अशोक के किस शिलालेख से मिलता है, तो वह है चतुर्थ शिलालेख से। अगला पॉइंट है प्रतिवेदकों द्वारा प्रजा के कार्यों की सूचना अशोक को देने का विवरण किस शिलालेख से प्राप्त होता है, तो यह छठा शिलालेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी प्रजा मेरी संतान है, जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए ये लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार प्रजा के लिए भी करता हूँ। यह विवरण अशोक के किस अभिलेख से मिलता है, तो यह जो है अशोक के प्रथम पृथक से कलिंग लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मीनार ए जरीन यानी स्वर्ण मीनार या स्वर्ण स्तंभ के नाम से किस स्तंभ लेख को माना जाता है, तो वह है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। अगला पॉइंट है अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे सुंदर तथा सुरक्षित स्तंभ लेख माना गया है, तो वह है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, तो यह पत्थर की पट्टियों पर। नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन सा स्थान है जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वह है अनुराधापुर श्रीलंका से। नेक्स्ट पॉइंट प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वह है खरोष्ठी लिपि। दाईं ओर से बाईं ओर यानी इधर से ऐसे लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में सत्य कथन है, तो यह है इन पर बढ़िया पालिश होती थी, ये अखंड होते थे और स्तंभों पर सैप्ट सुंडाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेय अशोक उल्लिखित है, तो यह कंगनहल्ली से। अगला पॉइंट है वह कौन सा स्तंभ अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह है भाब्रू स्तंभ लेख। अगला पॉइंट है किस शासक ने अपनी प्रजा को अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है, तो यह कथन अशोक का है। अगला पॉइंट है अशोक ने अपने किस शिलालेख में कारारोपण के बारे में बात की है, तो है रुम्मनदेई शिलालेख से। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो है सोहगौरा का ताम्रपत्र। नेक्स्ट पॉइंट है
अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्ण किया गया है? तो है लौरिया नंदन स्तंभ से। अगला पॉइंट है, अशोक के रुक्मिणदेही स्तंभ लेख के विषय में सत्य कथन है। तो जो सत्य कथन है वह है, यह लुम्बिनी में स्थित जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था। उसने वहाँ के भू राजस्व को घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। इसके अलावा ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में यह सही कथन कहा गया है। अगला, अशोक के किस शिलालेख से धर्म विजय की जानकारी प्राप्त होती है? तो वह है 13वां शिलालेख में। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेख को उत्कीर्ण किया गया है? तो यह है 11वां तथा 12वां, इसके अलावा 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो यह है शाहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा में। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? तो यह प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो है धौली और जौगढ़ से। अगला पॉइंट, अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो वह है 12वां शिलालेख में। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है? तो यह 13वें शिलालेख में किया गया है। अगला पॉइंट, किस स्थान से अशोक के वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो है रामपुरवा से। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो यह भाब्रू लघु शिलालेख में किया गया है। अगला पॉइंट है, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का क्रम क्या है? तो वह है अश्व, सिंह, हाथी और वृष यानी बैल। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख मिलता है? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट, किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? तो वह अशोक का 13वां शिलालेख से। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य शासक अशोक के किन स्तंभ अभिलेखों का शीर्ष सिंह का है? तो है सारनाथ, सांची, कोल्हुआ और लौरिया नंदन गढ़। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक का कौन सा अभिलेख धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है? तो यह है 11वां शिलालेख। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो यह सिद्धपुर अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य काल में अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यह सोगौर ताम्र अभिलेख जो कि गोरखपुर में है। इसके अलावा महास्थान अभिलेख जो कि बोगरा जिला बांग्लादेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के जीवों के वध निषिद्ध की सूची किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो यह 5वें स्तंभ लेख से मिलती है। अगला है, अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद राजकों को न्यायिक तथा दंडात्मक अधिकार सौंपे थे, जो पहले मूलतः राजस्व अधिकारी था? तो यह 26वें वर्ष यानी चतुर्थ स्तंभ लेख में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नामों का विवरण प्राप्त होता है? तो यह है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला पॉइंट, किस अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख पाया गया है? तो यह महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला पॉइंट है, अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? तो यह चतुर्थ स्तंभ लेख से।
आइए अब देखते हैं अशोक के स्तूप। तो सांची का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो है सांची का स्तूप। अगला पॉइंट है, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो यह कंगनहल्ली से। नेक्स्ट पॉइंट, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो इसका निर्माण अशोक ने किया था। अगला है, काकनाथ बोट महाविहार कहाँ स्थित है? तो यह सांची में स्थित है। अगला पॉइंट है, सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है, का आंतरिक भाग ईंटों द्वारा निर्मित है, किसके काल में बना था? तो यह अशोक के काल में बना था। अगला, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं अशोक के गुहा लेख। तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के निवास के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा एवं विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं बराबर पहाड़ी की गुफाओं के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो जो सत्य कथन है वह है, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख है। अब देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। तो अशोक के अभिलेखों से हमें निम्नलिखित प्रांतों के नाम ज्ञात होते हैं। अब देखते हैं अशोक कालीन प्रांत कौन कौन से हैं। तो है उद्दीच, पहला है उद्दीच यानी उत्तरापथ। तो इस प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा जो प्रदेश है वह है अवंत प्रांत, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत, इसकी राजधानी तोसली। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी। प्राची अथवा प्राची की राजधानी जो है यह पाटलिपुत्र थी। अब देखते हैं मौर्य प्रशासन स्तरीय खंड। तो केंद्र में जो होता था वह सम्राट होता था। प्रांत को कुमार या आर्यवर्त, मंडल में प्रमुख अधिकारी को प्रदेष्टा, विषय को विषयपति या स्थानीय कहा जाता था। स्थानीय को 800 ग्रामों स्थानीय जो होता था यह 800 ग्रामों का समूह होता था। द्रोणमुख यह 400 ग्रामों का समूह। खारवाटिक 200 ग्रामों का समूह होता था। संग्रहण जो है यह संग्रहण का अधिकारी गोप होता था, यह 10 ग्रामों का समूह था। ग्राम तो यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था, इसका प्रमुख ग्रामणी होता था। अब देखते हैं मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था। तो मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था का स्वरूप था वह राजतंत्रात्मक था। अगला है, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की अवधारणा किस प्रकार की थी? तो यह लोक कल्याण की, राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य सम्राट अपने कार्यों का संपादन किसकी सहायता से करते थे? तो यह अमात्य, मंत्री तथा अधिकारियों की सहायता से करते थे। अगला, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी क्या कहलाते थे? तो ये तीर्थ कहलाते थे। और अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थों का विवरण है? तो 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्यक्षों का विवरण है? तो इसमें 27 हैं अलग अलग पुस्तकों में, कुछ में 26, कुछ में 28 भी मिलता है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ कौन कौन से हैं। तो कुछ तीर्थ हैं संबंधित विभाग। तो जो मंत्री अथवा पुरोहित होता था यह प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होता था। समाहर्ता यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सन्निधाता यह राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति यह युद्ध विभाग का मंत्री होता था। इसके अलावा जो युवराज है यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक यह सेना का संचालक होता था। कर्मांतिक यह देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। व्यवहारिक यह दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था।
मंत्रिपरिषदाध्यक्ष यह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष था। दंडपाल यह सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रधान निरीक्षक था। अंतपाल यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक, नागरक या नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा प्रशासता जो है यह राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी था। दवारिक जो है यह राजमहलों की देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अंतर्वार्षिक यह सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। आठविक यह वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। अब देखते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष। तो अध्यक्ष और संबंधित विभाग कौन कौन से हैं। तो जो पंड्याध्यक्ष है यह व्यापार तथा वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष यह शराब व मदिरा का अध्यक्ष है। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष या वेश्याओं का निरीक्षक था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। कूपाध्यक्ष या वन संपदा का अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष या कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था। अकराध्यक्ष या खानों का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है कोष्ठागाराध्यक्ष, तो यह कोष्ठागार का अध्यक्ष होता था। आयुधागाराध्यक्ष, तो यह आयुधगार का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष यह चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष था। लोहाध्यक्ष यह धातु विभाग का अध्यक्ष था। लवड़ाध्यक्ष नमक अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष यह टकसाल का अध्यक्ष था। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष था। गो अध्यक्ष, तो यह पशुधन विभाग का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष था। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चरागाह का अध्यक्ष है। पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष था। संस्थाध्यक्ष या व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था। मानाध्यक्ष या दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष था। अचपटलाध्यक्ष यह महालेखा विभाग का अध्यक्ष था। और हस्त्याध्यक्ष यानी हाथियों का अध्यक्ष था। इसके अलावा अश्वाध्यक्ष यह घोड़े का अध्यक्ष था। देवता अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था। तो अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्षों तथा उनके कार्यों की एक लंबी सूची मिलती है। संभवतः इन अध्यक्षों को ही यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। अब देखते हैं अशोक के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी और उनके कार्य। तो अधिकारी और उनके कार्य देखते हैं। युक्त जो है, युक्त नामक अधिकारी, इसका कार्य था कि राजस्व वसूल करने तथा उसका लेखा जोखा रखने का अधिकारी होता था। रज्जुक जो है, यह रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों का अधिकारी प्राप्त था। प्रादेशिक जो है, यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। धम्म महामात्र, तो इसका कार्य था विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना तथा राजा और उसके परिवार के सदस्यों से धम्म दान प्राप्त करना और उसकी समुचित व्यवस्था करना होता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है स्त्राध्यक्ष, तो यह महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है ब्रजभूमिक, तो जो ब्रजभूमिक होता था यह पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के 12वें शिलालेख में किन 3 पदाधिकारियों के नामों का विवरण प्राप्त होता है। तो है धम्म महामात्र, अस्त्राध्यक्ष महामात्र और ब्रजभूमिक की। नेक्स्ट पॉइंट अशोक के अभिलेखों में अंत महामात्र नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। इसका कार्य क्या था। तो इसका कार्य था सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म का प्रसार करना। अब देखते हैं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। तो मौर्य सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो यह चतुरंग बल यानी अश्व, गज, रथ और पैदल सेना पर आधारित थी। नेक्स्ट है मौर्य सैन्य व्यवस्था में सेनापति को कितना वार्षिक वेतन दिया जाता था। तो यह 48,000 पर पढ़ दिया जाता था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य शासन प्रबंधन की कितनी समितियों का विवरण प्राप्त होता है। तो
तो इसमें 6 समितियों का विवरण प्राप्त होता है। तो ये 6 समितियाँ कौन कौन सी हैं? प्रथम समिति जो है इसका कार्य था जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति का यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय समिति की पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चतुर्थ समिति की अश्वारोही सेना की व्यवस्था करना। पंचम समिति की गज सेना की व्यवस्था करना और छठी समिति की रथ सेना की व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का यह दूसरा पार्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगला पार्ट आएगा कल, तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।